तो ब्लॉकचेन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, पर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके अंदर क्या क्या चीजों का यूज किया जाता है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजों को काम में लिया जाता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब ब्लॉकचेन दो वर्ड से बना होता है, ब्लॉक और चेन। इसको समझाने की शुरुआत मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से करता हूँ कि मान लीजिए कोई एक दुकान है, ऐसे रैंडम सी दुकान है, उसके अंदर उनकी एक सेल्स बुक है यानी कि लेजर बुक है जिसमें वो डेली नोट करते हैं कि क्या कस्टमर आया, उसने कौन सा आइटम खरीदा, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका प्राइस कितना है, उसका मोबाइल नंबर या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसमें उसका एड्रेस लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसने लेजर में नोट करी और लेजर मान लीजिए 30 दिन तक उसने नोट किया और किसी रैंडम दिन पे हमें चेक करना है कि उस पर्टिकुलर डेट पे कौन से कस्टमर आए थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें परचेज करी। तो डायरेक्ट मैं उस बुक को खोलूँगा, देखूंगा कि उस डेट में कितने लोग आए थे और मुझे पता चल जाएगा कि इतने लोग आए थे उस डेट में, तो मैं इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता हूँ। और मान लीजिए उस बुक में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, यानी कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर डे में 3 कस्टमर आए थे पर हम उसमें चाहते हैं कि हम 4 लिख दें, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन एक बार आपने लिख दी तो वो फुल एंड फाइनल है, उसमें आपको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ब्लॉकचेन को भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म यहाँ पर इसलिए कि मान लीजिए एक ऑथर की एक बुक है, अब उस ऑथर ने एक बुक लिखी और उसको कॉपी बना के डिस्ट्रीब्यूट करा गया वर्ल्ड वाइड, तो अब उस बुक की काफ़ी सारी कॉपीज अवेलेबल हैं। तो वैसा ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी किसी भी इंसान के पास उस इंफॉर्मेशन की कॉपी है तो वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होती है। अब इसके अंदर एक टर्म आता है डिसेंट्रलाइज्ड। अब डिसेंट्रलाइज्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है और आपका बैंक अकाउंट आपके बैंक में है, उसके अंदर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन होगी, आपका अकाउंट नेम होगा, आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स होंगी और ये सारी चीज़ें आपके अकाउंट में सेव होंगी। अब उन सारी चीज़ों को एक्सेस कौन कर सकता है? आप एक्सेस कर सकते हैं, आपका बैंक एक्सेस कर सकता है। यानी आपका बैंक सेंट्रलाइज्ड है, आपकी सारी डिटेल्स एक जगह पे सेंट्रलाइज हैं। अब कोई बाहरी इंसान आपकी डिटेल्स को एक्सेस नहीं कर सकता है, आपके ट्रांजैक्शंस नहीं देख सकता है और आपके बैंक सर्वर में कोई भी फॉल्ट होगी तो उसकी वजह से अल्टीमेटली आपके डेटा को लॉस भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सेंट्रलाइज डेटा के अंदर। तो ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज डेटा पे काम करता है, यानी कि दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे ही कंप्यूटर्स पे आपके डेटा की एक कॉपी मौजूद होगी और वो आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो जिसमें कोई सेंटर पॉइंट नहीं होता है फेलियर का। मान लीजिए एक जगह से आपके डेटा को कुछ दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, दूसरी जगह वो डेटा स्टोर है तो वहाँ से रिट्रीव किया जा सकता है। तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड सेव किए जाते हैं, जिसे हम लोग ब्लॉक कहते हैं। अब ये ब्लॉक क्या होता है? तो ब्लॉक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक के अंदर कोई भी डेटा स्टोर होती है किसी ट्रांजैक्शन का। ब्लॉक के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा ऐसा यूनिक सा टर्म आता है हैश। इसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हैश को आप एज अ फिंगरप्रिंट समझ सकते हैं, यानी कि एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही हर ब्लॉक का एक हैश होता है, वो उसके लिए यूनिक होता है और ब्लॉक्स आपस में चेन फॉर्म करते हैं। तो इसको मैं आपको जनरल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए 3 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी। अब पहले ब्लॉक का कुछ हैश है, उसका एक प्रायर हैश भी होगा, यानी उसका प्रीवियस हैश होगा। ब्लॉक बी का भी एक हैश होगा, उसका प्रीवियस हैश होगा। ब्लॉक सी का हैश होगा, उसका भी एक प्रीवियस हैश होगा। इसमें जो ब्लॉक ए होता है, यानी कि पहले ब्लॉक को हम लोग जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। अब जो ब्लॉक बी है उसके अंदर जो प्रीवियस हैश है उसके अंदर ब्लॉक ए के हैश की इंफॉर्मेशन होगी। तो ऐसे हर नेक्स्ट ब्लॉक में उसके प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर किया जा सकता है और ये जो हैश होता है यही डेटा फॉर्म स्टोर करता है। अब मान लीजिए कि आपको किसी डेटा को चेंज करना है तो आप अल्टीमेटली उसका हैश चेंज करेंगे। मान लीजिए आप ब्लॉक बी के हैश को चेंज करना चाहते हैं, आपने ब्लॉक बी के हैश को चेंज किया तो आगे जितनी भी चेन है, यानी सी, डी और ई, जितने भी आगे ब्लॉक्स होंगे उन सब का हैश इनवैलिड हो जाएगा।
तो आप ब्लॉक के हैश को नहीं चेंज कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे गलत हो गई, उसको चेंज करना है, तो क्या हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। ब्लॉक के हैशेस को चेंज किया जा सकता है, पर इसकी भी एक टेक्निक होती है। उसको चेंज करने के लिए सिंपली आप ब्लॉक डी के हैश को चेंज करिए और उसके आगे जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सबके प्रीवियस हैश को भी चेंज कर दीजिए। तो ये टेक्निक होती है, पर ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, यानी कि ये प्रोसेस को स्लो कर देता है। अब बिटकॉइन के केस में एक ब्लॉक के हैश को चेंज करने में अप्रॉक्स 10 मिनट्स लगते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने सारे हमें ब्लॉक्स को चेंज करना है, तो कितना ज़्यादा समय लगेगा। तो इसे ब्लॉक टाइम भी कहा जाता है। तो अब आपने प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म से ब्लॉक के हैशेस को तो चेंज कर लिया, पर अभी वो सारे चेंजेस आपकी कॉपी में हुए हैं, यानी क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपकी सिंगल कॉपी में चेंजेस हुए हैं, वो सारे ही चेंजेस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। यही कारण है कि ब्लॉकचेन इतना ज़्यादा सिक्योर होता है और इसके अंदर डिसेंट्रलाइज का टर्म भी इसीलिए यूज़ किया गया है, क्योंकि एक सेंट्रल एंटिटी के पास अभी अथॉरिटी नहीं है, अभी वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए यहाँ पर एक टर्म आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है? तो इस नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं, यानी जो भी वो एंटिटी या फिर नोड हैं जिनके पास आपकी इंफॉर्मेशन की कॉपी है, उनके पास आपका ब्लॉक भेजा जाएगा। अब वो लोग हमेशा वेरीफाई करते हैं कि सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू रूल चल रही हैं या नहीं, या कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है ब्लॉकचेन में। तो ये लोग उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। अब उनके पास आपका ब्लॉक भेजा जाएगा, वो लोग वेरीफाई करेंगे कि हाँ, ये जो भी चेंजेस किए गए हैं वो सारे चेंजेस वैलिड हैं। तो जब सारे लोग उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर सारे लोगों का मतलब मोर देन मेजॉरिटी ऑफ 50% है, यानी कि 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी अगर चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर आपका ब्लॉक एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसमें जो भी चेंजेस हैं वो सारे वैलिड मान के आपका ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। यानी सिंपली क्या करना होता है, प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म से हमें हैशेस को चेंज करना है, बाद में 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी लानी है और अपने ब्लॉक को एक्सेप्ट करवा देना है। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है इतना आसान है नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है इतनी मेजॉरिटी लाने के लिए, जो कि ये प्रोसेस को बिल्कुल इम्पॉसिबल बना देता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ब्लॉकचेन में आप किसी ब्लॉक को ऑल्टर कर सकते हैं या फिर टेम्पर कर सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की और मुश्किल काम होता है ब्लॉकचेन के अंदर फॉल्ट क्रिएट करना। इसीलिए ब्लॉकचेन इतना ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क है। तो ये हो गया ब्लॉकचेन की वर्किंग, कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, क्या ब्लॉक्स होते हैं, क्या चेन्स होती हैं, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है? ब्लॉकचेन का यूज़ आपने क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि बिटकॉइन, इथेरियम, डोजीकॉइन, ये सारी टेक्नोलॉजीज ब्लॉकचेन पे काम करती हैं। सारी क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन के मैकेनिज्म पे काम करती हैं। और अभी रिसेंटली आपने NFT का भी नाम सुना होगा, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। ये सारी चीज़ें भी ब्लॉकचेन पे काम करती हैं। वैसे NFT के ऊपर मैं डिटेल वीडियो करने वाला हूँ, तो आपको जल्दी वो वीडियो में मिल जाएगी, तो इसकी आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ब्लॉकचेन की हमारी पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है, जिसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन है। ब्लॉकचेन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, इसके यूजेस कहाँ पे हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, NFT के बारे में ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन होंगी। तो डेफिनेटली आप उसे चेक करिएगा। नेक्स्ट जो है मेडिकल के अंदर इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसके अंदर पेशेंट्स के रिकॉर्ड सेव किए जाते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इसका यूज़ किया जाता है और अब फाइनेंशियल सिस्टम में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है, यानी कि अब बैंक भी शिफ्ट हो रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इतने ज़्यादा यूजेस हैं, पर इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है, हाई प्रोसेस लगती है। आपने सुना होगा कि बिटकॉइन माइनिंग, तो बिटकॉइन माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स और प्रोसेस पावर काफ़ी ज़्यादा लगती है, जिसमें एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ब्लॉकचेन काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। वैसे ये भी एक डिटेल टॉपिक है, तो इसके ऊपर भी हम एक डिटेल में ज़रूर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। फिलहाल ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा ब्लॉकचेन के बारे में समझ आया होगा कि ये ब्लॉक्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। वैसे आपका ब्लॉकचेन के बारे में क्या ओपिनियन है? आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। और आपका कोई ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपकमिंग प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उसमें हम शेयर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें मालूम पड़ेंगी ब्लॉकचेन के बारे में। और ये टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है, तो डेफिनेटली सबको मालूम भी होनी चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।